फुकुयामा वो शरारती बच्चा कहाँ है? आज मैं उसकी गांड फोड़ दूंगा। छोटे देवता, तुमने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। हे स्वर्ग के राजा, वो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं जब कोई कहता है उनके बालों का माथा ऊंचा है। तुमने सभी देवताओं के सामने उसे गंजा कैसे कह दिया? लेकिन देवराज जी की तो सच में चमकदार खोपड़ी है। फुयू सिर्फ सच बोल रहा था। तुम्हें पता है तुम हो शब्दों में शक्ति रखने वाले। तुमने गंजा कहा और वो हो गया। यूडी के बाल, वो तो साफ दिख रहा था, तेजी से झड़ रहे थे। अब तो विग भी नहीं चढ़ता। तो मैं जल्दी से एक बात कहता हूँ, दादा यूडी के बाल अनगिनत हैं। क्या ये ठीक हो गया? बहुत बुरा हुआ। सारे बाल उगाए हैं, चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा। सब खत्म हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जल्दी से धरती पर छिप जाओ। जब तक देवराज का गुस्सा शांत न हो जाए, फिर बात करते हैं। चलो। तो मैं कब वापस आ सकती हूँ? फूला, तुम उन लोगों को खोजो जो भले हो पर दुर्भाग्य से गिरे हो। अपने सच्चे दिल से उनका दुर्भाग्य दूर करो। तुम वापस आ सकती हो। यही है इंसानी दुनिया। क्या खुशबू है, कितनी महक रही है। सुगंधित भुना हुआ सॉसेज। अंकल, क्या आप मुझे एक सॉसेज खाने के लिए दे सकते हैं? दूर जाओ, दूर जाओ। ये भिखारी बच्चा कहाँ से आया? अंकल, मुझे भूख लगी है। निर्माण 88,86,699। अगर पैसे नहीं है तो चले जाओ। मेरे व्यापार में बाधा मत डालो। बॉस जी, बच्चे को एक ग्रिल्ड सॉसेज दो। बच्चा बहुत भूखा है। ये पैसा इतना बदबूदार है। मेरे सारे ग्राहक भगा दिए। जल्दी जल्दी भाग जाओ। दादाजी आप गुस्सा न करें। फुयू गारंटी देता है आपको जरूर अच्छा फल मिलेगा। अच्छा फल? तुम दोनों एक कंजूस तीरंदाज, गरीबों में सबसे गरीब। तुम्हें अच्छे परिणाम की आशा है। सपने देखते रहो। वाह, पहला पुरस्कार जीत गए। वाह, पहला पुरस्कार जीत गए। वाह, पहला पुरस्कार जीत गए। 1,11,111। ये 5 लाख का है। दादाजी, जल्दी जाकर इनाम ले आओ, बड़ा इनाम है। दादाजी, जल्दी जाकर इनाम ले आओ। दादी अभी भी इंतजार कर रही हैं ऑपरेशन के पैसों का। बड़ा इनाम मत गवाना। छोटे बच्चे, तुम सचमुच एक छोटे भाग्यशाली हो। नया इनाम, मेरे पति की जान बच गई। शुक्रिया। बच्चे, तुम्हारी जुबान कितनी सच्ची है। चाचा को भी कुछ शुभ शब्द सुनाओ। कोई बात नहीं, सॉसेज जितना चाहो खा लो। चाचा, तुम बहुत स्वार्थी हो। आज तो बड़ी मुसीबत आने वाली है। तुम कोई उपाय सोचो। बच कर रहो। तू ये छोटी सी लड़की, तू मुझे बददुआ देने की हिम्मत करती है। आज देखती हूँ मैं तुझे ठीक से सबक न सिखाऊं। पारंपरिक कारीगरी, हाथ से बना। हाँ वही, 100 साल की विरासत, अनोखा स्वाद, बाहर तंदूरी अंदर भुना हुआ। यही वो बेईमान दुकानदार है। ये घटिया किस्म की भुट्टी वाली सॉसेज बेचता है, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। आज मैं तुझसे पूरा हिसाब करूंगा। भैया, शांति से बात करें। मुआवजा दो। रुको और मत मारो। ये धन देवता बहुत अविश्वसनीय है। उसने मुझे ढूंढने के लिए कहा, दुर्भाग्य से पीड़ित व्यक्ति की मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ तो भीड़ ही भीड़ है। मुझे आखिर ढूंढना कहाँ है? मेरा दस्तावेज तैयार है क्या? सब तैयार है, यह रखा है। कृपया देख लीजिए। ये लीजिए। अगली बार इलेक्ट्रॉनिक प्रति भेज देना। जी हाँ, जी हाँ। मैं अगली बार अवश्य ध्यान रखूंगा। युवराज, फिर भी हमेशा की तरह बदकिस्मत हो। सुबह के समय मैंने स्पष्ट रूप से जांच की थी। क्या ये धन देवता ने कहा था, वो बड़ा बदकिस्मत व्यक्ति? आखिरकार दरवाजा खुल गया। संजय जी।
श्रीमान सोंग, आप ठीक तो हैं? अभी अभी। अगर यह छोटी बच्ची न होती, समय पर इस कार को रोक देती, शायद आप। उसे कुछ पैसे दो। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं आपकी मदद करने आई हूँ। मेरी मदद करो। बच्चे, इतनी छोटी उम्र में बकवास बंद करो। पैसे लेकर जल्दी से चले जाओ। फुयू झूठ नहीं बोल रही है। तुम्हारा नाम सोंग तिंगुन है। तुम्हारी किस्मत में बड़ा धन और सम्मान था, लेकिन अभी तुम पर बुरी किस्मत छाई हुई है। दुर्भाग्य तुम्हारा पीछा कर रहा है। मेरी मदद के बिना तुम्हारी पूरी जिंदगी हमेशा दुर्भाग्य ही रहेगा। ये बच्चा अभी एक कार रोक सकता था, और फिर आपकी सेहत के बारे में इतना स्पष्ट कैसे? मुझे लगता है उसमें वाकई क्षमता है। एक ढोंगी की। मैं सच में आपकी मदद करने आया हूँ। आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य होगा। आप जल्दी से उठ क्यों रहे हैं? छूना मत, झूठा आरोप लगाना। मुझे बहुत भूख लगी है। खाना नहीं खाया है। फू यू को याद नहीं है आखिरी बार खाना कब खाया था। बच्चे, तुम्हारे परिवार वाले कहाँ हैं? मेरे सारे परिवार वाले आसमान में हैं। तो यह अनाथ है। रसोईया जल्द ही छुट्टी करने वाला है। बाद में भूखे मत रहना। सोंग साहब तो दिल से बहुत भले हैं। मुंह पर कुछ और दिल में कुछ और वाली ठंडी शख्सियत। पर उन्हें दोष भी नहीं दिया जा सकता। उस घटना के बाद से दिल का दरवाजा इतना कसकर बंद कर लिया है। यहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट है, फिर भी कोई ग्राहक क्यों नहीं आता? यह इस महीने की वित्तीय रिपोर्ट है। रेस्तरां की हालत बहुत खराब है। ठीक है, कल से रेस्तरां आधिकारिक तौर पर बंद होगा। ठीक है, हर कर्मचारी का वेतन एक पैसा भी बकाया नहीं रखना होगा। तभी बंद होने से बच सकेंगे। फुयू यहाँ है। तुम्हारे रेस्तरां का कारोबार सुधरेगा। डींगे ना को सबसे बढ़िया सजावट, सबसे अच्छी जगह। मैंने सब कोशिश की। तुम एक छोटे बच्चे हो। मैं तो तुम्हें बचाने आया हूँ। सुपर लकी स्टार। ध्यान से देखो। लकी स्टार चमक रहा है। धन देवता जल्दी आओ। धन चारों दिशाओं से आता है। धन आओ, धन आओ। मालिक आज का मेनू चुने। हाँ, कृपया इस तरफ आएं। जल्दी आओ, बहुत अच्छा है। देखो, अब तो तुम मुझ पर विश्वास करते हो। बहुत बढ़िया, सुमित जी। फुयू तुम सच में उनकी छोटी शुभकामना हो। कृपया उसे यहीं रहने दो। उसकी मदद से तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। फिर कभी दुर्भाग्यशाली नहीं बनना पड़ेगा। चुप रहो, नहीं तो लोग तुम्हें गूंगा समझेंगे। माफ करना। ये सोन तिंगयुन इतना जिद्दी क्यों है? लगता है मुझे एक बड़ी चाल सोचनी होगी। अंकल, क्या तुम फुयू को नहीं चाहते? तो फुयू को फिर से भटकना पड़ेगा। अगली बार जब भूख लगे तो एक चौड़ी सड़क ढूंढ लेना। उत्तर पश्चिमी हवा के दो घूंट और पी लेना। शायद तभी पेट भर जाए। फुयू, अब चलो। आज रात हम कहीं और पुल के नीचे रुक सकते हैं। अगर किस्मत खराब हुई तो अगवा करने वाले मिल गए। मुझे पहाड़ों में बेच दिया। बाल विवाह के लिए रोज मार पड़ेगी। मुझे डांटो। जब वो समय आएगा, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। छोटी फुयू, तुम बहुत दुर्भाग्यशाली हो। चाचा तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हैं। छोटी फुयू, ठीक है ठीक है। तुम दोनों अब नाटक बंद करो। फुयू, तुम कुछ दिनों के लिए रुक सकती हो। धन्यवाद पापा। तुम बिना सोचे कुछ मत कहना। मैं तुम्हें केवल कुछ दिनों के लिए रख रही हूँ। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारे लिए किसी को ढूंढवाऊंगी। उपयुक्त परिवार। बहुत अच्छा लाओ दो। सॉन्ग साहब, बुरी खबर है। कुछ गड़बड़ हो गया है। हमें तुरंत वापस जाना होगा। वाह लाओ दो, तुम्हारा घर कितना बड़ा है।
क्या हुआ? आप बुजुर्ग महिला के जन्मदिन के लिए ये टुकड़ा खास तौर पर चुना गया था। ये शीर्ष श्रेणी का जेड का कच्चा माल है। खिड़की काटते समय ये बिल्कुल ठीक दिख रहा था, लेकिन किसे पता था कि इसे काटते ही अंदर से सारा बेकार पत्थर निकलेगा। कल दादी का जन्मदिन है। अब दूसरा कच्चा पत्थर चुनना शायद समय पर नहीं मिल पाएगा। भैया, तुम सच में हमारे सोंग परिवार का अभागा हो। यहाँ तक कि दादी के जन्मदिन का तोहफा तैयार करने में इतनी बड़ी गलती कर दी। क्या तुम सच में इस बेकार पत्थर को दादी को देना चाहते हो? दादी माँ को अगर कुछ हो गया तो तुम ही हमारे सोंग परिवार के सबसे बड़े अपराधी होगे, मेरी राय में। तुम बुजुर्ग महिला के जन्मदिन समारोह में मत जाओ। तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है। क्या पता कौन रोनियर फिर से बुजुर्ग माताजी को दो। अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो अच्छा नहीं होगा। मैं तो बस अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ। तुम्हें फर्ज की बात करने का हक भी है? इन सालों में तुमने हमारे सोंगा परिवार को कितनी परेशानियां दी हैं। कितना निवेश तुमने बर्बाद कर दिया। पूरा सोंग परिवार तुमने लगभग खत्म कर दिया है। दादी जन्मदिन पार्टी में उत्तराधिकारी घोषित करेगी। क्या तुम सोंग परिवार को अपने हाथों से इस अशुभ व्यक्ति के हाथों में दफनाना चाहते हो? क्या यही बात है? तुम दोनों बड़े बदमाश हो। अगर तुमने मेरे पिताजी को फिर से सताया तो सावधान रहना, मैं तुम्हें सबको गूंगा बना दूंगा। पिताजी। भैया, आमतौर पर तुम इतने गंभीर दिखते हो, तो निजी तौर पर कैसे? तूने एक जंगली बच्चा भी पाल रखा है। चाची, तुम्हारा मुंह इतना गंदा क्यों है? क्या हर सुबह तुम चुपके से गंदगी खाती हो? तुम ये बिना संस्कार वाली। देख, मैं तेरा मुंह नोच लेती हूँ। तुम उसे छूकर देखो। सोंग तिंग्युन, मैं आखिरी बार तुम्हें चेतावनी देती हूँ। इस बेकार पत्थर को दादी के सामने लेकर मत आना। शर्मिंदा मत करना, नहीं तो पूरा सोंग परिवार तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। किसने कहा यह बेकार पत्थर है? मैं तो देखती हूँ तुम दोनों की आंखें अंधी हैं। इस पत्थर के अंदर साफ दिख रहा है सबसे बढ़िया है जेड। सचमुच है। जैसा पिता होता है वैसी ही बेटी होती है। एक बेकार पत्थर को खजाना समझते हो? छोटे बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर आज उस पत्थर में हेतियान जेड निकल आया तो मैं लाइव डांस करूंगा, उल्टा खड़ा होकर मिल्क टी पीऊंगा। फुयू, अभी पत्थर काटा जा चुका है। अंदर जेड बिल्कुल नहीं है। आगे काटना बेकार का काम है। लाओ दो, तुम्हें फुयू पर भरोसा करना चाहिए। फुयू कभी गलत नहीं होती। इस पत्थर में सचमुच जेड है। ये लड़की जो कुछ भी कहती है वो सच हो जाता है। शायद मुझे उस पर एक बार भरोसा करना चाहिए। इस पत्थर को पूरा काट दो। हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम दोनों पिता पुत्री हो। जब तक मुसीबत सामने न आए तब तक चेतोगे नहीं। मैं तो बस देखना चाहता हूँ तुम दोनों कैसे सबके सामने शर्मिंदा होते हो। बड़े बेटे ने सच में ही खोद निकाला है ये सफेद मोती जैसा पत्थर। ये तो पूरा का पूरा बड़ा सफेद मोती है। इस गोरे रंग के पत्थर को देखिए, ये बिल्कुल पहली बर्फ जैसा सफेद है। यह मखमली और चिकना है। इसकी चमक तेल जैसी चमकदार है। ये 100 साल में एक बार मिलने वाला पत्थर है। ये सबसे उत्तम मार्बल है। श्रीमान सोंग, लगता है आपकी किस्मत सचमुच बदलने वाली है। कॉम रोनियर, ये कैसे संभव है? कैसी हो बदबूदार आंटी? क्या तुमने लाइव स्ट्रीम करने को नहीं कहा था? डांस फ्लोर पर उल्टा खड़े होकर बबल टी पीने को? उस समय तुम मुझे जरूर बुलाना। मैं तुम्हारे लिए रॉकेट गिफ्ट जरूर भेजूंगा। वो तो मैंने बस बातों बातों में कह दिया था। छोटे बच्चे हो तुम। ये सच कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? मेरा बड़ा भाई ये बदकिस्मत आदमी होतन जेड कैसे निकल सकता है? ये सब संयोग है। मेरे पिताजी तो हैं हर तरफ कामयाबी और भाग्य का साथ। शुभ लक्षण। मैं वो बदकिस्मत नहीं हूं जैसा तुम कहते हो, बल्कि तेरा चेहरा तो दुर्भाग्य लगता है। बाहर जाते समय केले के छिलके पर फिसलना। ये शैतान लड़की। बस करो। मेरा सब सीमित है। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जा। तुम मेरे सामने से हट जाओ। सोन तिंग्यून वो घर वाली है। अचानक किस्मत कैसे बदल गई? मुझे लगता है आज वो जेड निकाल सकता है। ये सिर्फ एक सहयोग है। और वो छोटी लड़की, अगर वो सच में सोंग टिंगुन की गैरकानूनी बेटी है फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो। हमें तुरंत किसी को भेजना होगा। उसकी जांच करो। हमने इतने लंबे समय तक ये जाल बुना है सिर्फ सोंग परिवार के उत्तराधिकारी बनने के लिए। लेकिन बुजुर्ग महिला को किसी भी कीमत पर पता नहीं चलना चाहिए। सोंग तिंग्यून की एक बेटी भी है। अरे नहीं, सच में केले के छिलके पर फिसल गया। वो छोटी लड़की, उसकी बात सही निकली। तुम अभी भी खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से मुझे उठाओ।
इतनी रात को सो क्यों नहीं रहे? लाओ दो, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? नहीं, तुम्हारा अपना कमरा है। जाओ वापस अपने कमरे में और चुपचाप सो जाओ। अंदर आओ और दरवाजा बंद करो। तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। मैंने सिर्फ तुमसे मेरे साथ सोने को कहा था। इतना जकड़ कर पकड़ने को नहीं कहा था। मैं तुम्हें इतनी कसकर गले लगाऊंगी। लाओ दो, क्या तुम जानते हो, तुम्हारा भाग्य बहुत धनवान और समृद्ध था। लेकिन अब काले बादल तुम्हें घेरे हुए हैं। जरूर कोई तुम्हारा नुकसान कर रहा है। पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, पर इन 2 सालों में पता नहीं क्या हुआ। हमेशा तरह तरह की बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ी रहती है। तुम चिंता मत करो। अगर बुरे लोग फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करें, मैं जरूर लाउदो की रक्षा करूंगा। अगर मेरी बेटी होती, अब शायद इतनी ही बड़ी होती। तुम धीरे धीरे खाओ। सावधान, गला ना अटक जाए। कोई तुमसे छीन तो नहीं रहा। पापा के घर का नाश्ता बहुत स्वादिष्ट है। फूयू ने कभी नहीं खाया था इतनी स्वादिष्ट चीज। श्री सोंग, आप और फूयू तो सचमुच असली पिता पुत्री जैसे लगते हैं। मैंने जो काम दिया था वो हो गया। ये हो गया। वो जेड कहाँ है? आपके निर्देशानुसार पैक कर दिया गया है। जल्द ही भेज दिया जाएगा। आज दादी का जन्मदिन है। क्या आप वास्तव में नहीं जा रहे हैं? आज परदादी का जन्मदिन है। पिताजी, क्या आप वास्तव में नहीं जा रहे हैं? ये खुशी का दिन है। मैं सोच रहा हूँ शायद न जाऊं। आखिर मैं इतना अशुभ हूँ। जाने से उनकी परेशानी बढ़ सकती है। मेरी शुभकामनाएं ही काफी हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? पर दादी माँ, वो तुम्हारे उपहार से नहीं बल्कि तुम्हारे आने से खुश होती हैं। वो सिर्फ तुम्हारी परवाह करती है। फुयू यहाँ है। मैं गारंटी देता हूँ कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन चलो चलो, दादी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। तीन नियम, कोई उपद्रव नहीं, भागो मत और बेकार की बातें मत करो। फुयू अच्छी तरह से आपकी बात मानेगी। सोंग तिंग्युन, तुम घर पर ठीक से नहीं रहते। यहाँ क्यों आए हो? बेशक दादी की लंबी उम्र की दुआ मांगने आया हूँ। वरना और क्या करने आता? लंबी उम्र की दुआ? क्या तुम अपना बदकिस्मती उन बुजुर्ग को देना चाहते हो? तुम जन्म से ही अशुभ हो। जहां भी जाते हो वहां दुर्भाग्य ले आते हो। तुम्हें आने में शर्म नहीं आती? आज दादी का जन्मदिन है। मैं सोंग परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मैं क्यों नहीं आ सकता? वैसे भी दादी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना धमाल है। तुम सब क्या बातें कर रहे हो? दादी जी, तिंग्युन, तुम आखिरकार दादी जी की जन्मदिन पार्टी में आ ही गए। दादी जी को लगा था कि तुम फिर से मुझसे छुप रहे हो। आ गए, बस यही मायने रखता है। आ गए, बस यही मायने रखता है। जो चीज तुम चाहते थे मैं ले आया हूँ। बहुत मेहनत लगी इसमें। शाबाश जानेमन। मैं सोंग टिमुन को देख रहा हूँ। और कौन सा तोहफा दे सकते हैं? इतने सारे लोगों के सामने बुजुर्ग महिला की इज्जत उतर गई। उसकी खैर नहीं। दादी, यह मैंने आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया है। दीर्घायु का उपहार। आपका सौभाग्य समुद्र जितना विशाल हो, आयु पर्वतों जितनी दीर्घ हो। दादी, जीवन, मुझे पता है आप ध्यान से बुद्ध की पूजा करती हैं। मैं हमेशा बोधिसत्व की एक मूर्ति बनाना चाहता था। बहुत मेहनत से एकमात्र जेड पत्थर मिला है। कृपया देखें, आपको पसंद आएगा। ये शीर्ष श्रेणी का मटमैला जेड है। युवराज वाकई बहुत उदार है। इतना बड़ा शीर्ष श्रेणी का मटमैला जेड केवल महारानी जी के लिए, बुद्ध की मूर्ति को संवारने के लिए। और कौन है जो सोंग दूसरे भाई से ज्यादा माता पिता का सम्मान करता हो? ये सब हम छोटों का कर्तव्य है। मुझे यकीन है बड़े भाई का उपहार मेरे से कहीं बेहतर होगा। हाँ बड़े भाई, जल्दी दिखाओ। सबको कुछ नया सीखने को मिले। हाँ निकालो इसे।
वो कब था? मेरी शुभकामना उपहार की अदला बदली किसने की? भैया, तुमने कैसे लाया? खाली डिब्बा? शायद तुमने कोई उपहार तैयार ही नहीं किया। कोई बात नहीं, तुम आ गई यही बहुत है। नहीं है तो कोई बात नहीं। ये बात ऐसा नहीं कहना चाहिए। आज आपका जन्मदिन है। इतने मेहमान आपको शुभकामनाएं देने आए हैं। मेरा बड़ा भाई आपका पोता होने के नाते फिर भी कुछ नहीं कहता। क्या ये हमारे सोंग परिवार का अपमान नहीं है? ये सोंग बड़ा बेटा एक टूटा डिब्बा लेकर आया। तुम बहुत अभद्र हो। बिल्कुल सही। सौभाग्य से दादी तुमसे प्यार करती हैं। सच में बेहुदा आदमी है। शुक्र है कि सोंग दूसरा बेटा है। अब भी बुजुर्ग श्रीमती जिया की चिंता कर रही हो। बड़े भैया, इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा होना। क्या तुम दादी को नाराज करके मारना चाहते हो? तुम्हारा इरादा क्या है? बुरे अंकल ने लाउदुओ के जन्मदिन के तोहफे को बदल दिया, जिससे लाउदुओ अब लोगों की हंसी का पात्र बन गया है। मैं अब क्या करूं? ये लो। किसने कहा कि लाउडुओ ने उपहार तैयार नहीं किया है? उसने परदादी के लिए जो उपहार तैयार किया है वो है मैं। ये लड़की कितनी सुंदर है। तीन्यून। वो है। उसका नाम फ्यूयो है। फुयू। भाग्य और समृद्धि का रत्न। ये नाम बहुत अच्छा है। दादी, एक अनाथ, वो हमारे सोंग परिवार में कैसे शामिल हो सकता है? और उसे दादी के जन्मदिन के समारोह में भी लाया है। उसके पास योग्यता कैसे नहीं है? क्या वो तुम्हारी नजर में खटक रही है? मैं ये सोचकर डर गया कि कहीं वो आपको नाराज न कर दे। मेरी नजर में मेरे लिए परेशानी खड़ी करने वाला बस तुम ही हो। बुरे अंकल, फुयू तो बहुत सारी है। परदादी के लिए लाया गया तोहफा कैसी है? तुम्हें कोई फिक्र नहीं। देखो हमारी छोटी फुयू को, कितनी प्यारी है। अब से हमारे सोंग परिवार में रहना, ठीक है ना? अच्छा धन्यवाद परदादी। आओ आओ आओ, परदादी गोद में लेती हैं। इस आंखों भौहों को देखो, ये तुम्हारे बचपन जैसी ही है। अगर तुम नहीं बताते तो मैं सचमुच सोचती कि यह तुम्हारी अपनी बेटी है। दादी, यह अनजान पद से आया बच्चा। आप इसके धोखे में मत आइए। हाँ दादी, इंसान का चेहरा देखकर उसका दिल नहीं जाना जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो चुप रहो। इस घर में अभी भी मेरी ही चलती है। क्या करना है? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लाभू, उनकी परवाह मत करो। परदादी के साथ रहो। जन्मदिन मनाओ, ठीक है? ठीक। धत, ये छोटा शैतान। लगता है मेरी पूरी योजना बिगाड़ देगा। दादी जी, आज आपका जन्मदिन है। ये वास्तव में बहुत खुशी का दिन है। हम युवा पीढ़ी के लोग मन में उत्सुकता जाग रही है कि सोंग परिवार का भावी उत्तराधिकारी आखिर कौन सी प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अच्छा, चूंकि आज सभी लोग उपस्थित हैं और सब यहाँ मौजूद हैं, मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए हमारे सोंग परिवार के उत्तराधिकारी का मामला, कृपया आप सभी मेरे लिए गवाह बने। दूसरे बेटे, मैं जानता हूँ इन सभी वर्षों में तुमने कंपनी में दिन रात मेहनत की। ये सब बातें मैंने अपनी आंखों से देखा है। सचमुच तुमने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया। मैंने योगदान दिया है। दादी, ये सब यह मेरा कर्तव्य था। सही तो यह है कि सोंग परिवार की विरासत आपको मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी तय किया है। रुकिए दादी, क्या आप वारिस का अधिकार बड़े भाई को देने जा रहे हैं? क्यों नहीं दे सकते? दादी, कृपया होश में आइए। बड़े भाई को पिछले कुछ सालों से बुरी किस्मत लगी है। जो भी निवेश करते हैं घाटा होता है। समूह उनकी वजह से इतना पैसा पहले ही डूब चुका है। यहाँ बैठे सभी लोग, हम सभी सोंग परिवार पर निर्भर हैं। अगर तुमने वारिस का अधिकार इस अभागे को दे दिया तो हम सबका सत्यानाश हो जाएगा। दादी जी, आप क्या कहती हैं? मेरा मतलब भैया से नहीं है। मैं सच में सोंग परिवार के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ दादी जी, युवान भी सबकी भलाई सोच रहा है। फिर कौन एक अशुभ व्यक्ति के साथ रहना चाहेगा? बुरे अंकल, तुम झूठ बोलना बंद करो। मैं बिल्कुल अशुभ नहीं हूँ। वो कल ही कटा है। वो कल ही कटा है। शीर्ष श्रेणी का मटमैला सफेद हीरा बहुत पहले ही भाग्य बदल चुका है। तुम लोगों ने मेरे कई हीरे चुरा लिए हैं। जानबूझकर उसे फंसाया। बुरे इरादे वाले लोग, नाक लंबी हो जाएगी। वो सोंग परिवार का दूसरा बेटा बहुत बेईमान है। सब एक ही मां के बेटे हैं। ये कैसे किया जा सकता है? ये चोरी छिपे का काम। ऐसा कहने से ये सोंग साहब वाक में भाग्यशाली हो गया है। ये श्रेष्ठ मार्बल कोई आम आदमी नहीं है। इसे आसानी से नहीं खोला जा सकता। हम अपनी काबिलियत से बात करेंगे। हम दोनों 5-5 शेयर चुनेंगे। जो बंद होने पर ऊपर या नीचे जाएंगे उससे जीत हार तय होगी। ये साबित करने के लिए कि असली उत्तराधिकारी कौन बनने लायक है। ये तरीका कैसे सही हो सकता है?
अगर यह बात फैल गई तो लोग हंसेंगे। दादी, शेयर भी एक निवेश है। ये सिर्फ भाग्य की बात नहीं है, इससे भी महत्वपूर्ण है किसी की दूरदृष्टि और निर्णय क्षमता की परख। यहाँ बैठे सभी व्यापार जगत के दिग्गज हैं। मुझे यकीन है आप सभी जानते हैं, एक बार बार असफल होने वाला कप्तान कैसे ले जा सकता है हमारे सोंग परिवार के इस विशाल जहाज को लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। दादा, कहीं तुम डर तो नहीं रहे? ये भी आपका हालिया निवेश है, लेकिन जब भी खरीदते हैं गिरावट आ जाती है। ठीक है, मुकाबला करते हैं। मेरे पिताजी तुमसे बिल्कुल नहीं डरते। फुयू। पापा, चिंता मत करो, फुयू तो भाग्यशाली है। भैया, मैंने चुन लिया। तेल, रियल एस्टेट, कार कंपनियां, ये सभी स्टॉक लगातार बढ़ते रहते हैं। मैं जीत गया। दादा, क्या तुम्हें कुछ शेयर सुझाऊं ताकि बुरी तरह हारने से बच जाओ? हालांकि अभी नई एनर्जी के उपयोगकर्ता कम है। नई एनर्जी की कीमत कम है। बाबूजी, तुम बस जैसा तुम्हारा दिल चाहता है वैसे ही खरीद लो। यहाँ क्यों है, हम हारने वाले नहीं हैं। मैंने चुन लिया है। एसटी शेयर जो डीलिस्ट होने के कगार पर है। दो रिसर्च कंपनियां जिनके शेयर लगातार गिर रहे हैं, और दो छोटे शेयर जिन पर किसी का ध्यान नहीं है। क्या सॉन्ग दास शाओ पागल हो गया है? मेरे ख्याल से वो जानता है कि वो नहीं जीत सकता, इसलिए उसने बिल्कुल हार मान ली। भैया, अगर तुमने हार मान भी ली तो कम से कम एक अच्छी टीम तो चुनते। हमारे सोंग परिवार के पैसे हवा से तो नहीं आए हैं। खलनायक अंकल, मुझे पहले से पता था, शेयर बढ़ने ही वाला था। क्या? क्या ये सोंग दाशाओ सच में भाग्य बदलने वाला है? हमला करो। जल्दी देखो, सोंग दाशाओ का शेयर गिर गया है। उल्टा सांग दूसरे कोवर का इतना बढ़ गया। तो ये झूठ था। मुझे लगा था कि उसकी किस्मत सचमुच बदल रही है। उसकी यह बदकिस्मती तुम्हें अभी तक आदत नहीं हुई। अच्छा है कि भविष्य में सांग परिवार की कमान उसके हाथ में नहीं होगी। दादा, तुम्हारी यह बदकिस्मती ही तो है। अब इसे बदला नहीं जा सकता। देखो, संजय दूसरे की शेयर वास्तव में प्रभावशाली है ना? इस बार संजय बड़े की हार तय है। उसके शेयर पूरे बाजार से भी कम हैं। लगता है यह निश्चित रूप से हमारी मुट्ठी में है। तुम कहते हो तुम्हारी किस्मत भी नहीं चल रही। ये शेयर तो लगभग लॉकडाउन हो गया है। अभी ये सब कहना जल्दबाजी नहीं होगी। मैं तो तुम्हें इस बेकार चीज को इतना हारने वाला हूं कि कुछ न बचे, ताकि तुम हमेशा याद रखो कि तुम एक पूरी तरह से नाकाम इंसान हो। ये गिरावट तो बहुत भयानक है। बहुत अच्छा, आखिरकार तुमने कार्रवाई शुरू कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी की किस्मत को फिर से लूटने की? देखता हूं मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। ये तो भाग्य का प्रतिशोध है। आखिर हुआ क्या है? यह क्या हो रहा है? मेरे शेयर वे भी गिरने क्यों लगे? क्या मामला है? सोंग सेकंड यंग मास्टर के शेयर कैसे गिरने लगे हैं? हे भगवान! सोंग फर्स्ट यंग मास्टर के शेयर फिर से बढ़ गए हैं। जल्दी देखो, यह आखिर हुआ क्या है? अद्भुत है। ये तो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। क्या सोंग दाशाओ वाकई में भाग्य बदल रहा है? ये कैसे संभव है? हमने तो उसकी किस्मत पूरी तरह अवरुद्ध कर दी थी। उसके पूरे जीवन में कोई भी निवेश सफल नहीं हो सकता। यह क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया फूयू, हमने कर दिया। बहुत बढ़िया। दादी तिंगयुन को पता था तुम जरूर इससे उबर जाओगे। अब जब तिंगयुन ने मुश्किलों को पीछे छोड़ दिया है, आप सभी इस बात के गवाह बने। सोंग समूह, रुको, देखो, सोंग समूह के अध्यक्ष सोंग आ गए हैं। अध्यक्ष सोंग, मैंने सुना है ये सोंग हाओ अपने दूसरे बेटे के प्रति विशेष रूप से पक्षपाती है। वो हमेशा से चाहता है कि उसका दूसरा बेटा समूह की कमान संभाले। उत्तराधिकारी चुनाव सोंग परिवार के भविष्य का मामला है। इन चीजों का उपयोग कैसे किया जा सकता है बच्चों के खेल से तय करने के लिए? इसमें जल्दबाजी जैसा क्या है? टिंगयुन मूल रूप से सोंग परिवार का है, भविष्य का उत्तराधिकारी। टिंगयुन की सेहत की हालत आपको भी पता है। क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकता है? बस करो, तुम बस यही चाहते हो कि वो कथित हरामी बेटा हमारे सोंग परिवार की विरासत संभाले। माँ, क्या आपने सच में सोंग परिवार की विरासत एक नकारा व्यक्ति को सौंपने का फैसला कर लिया है? टिंगुन, वो अगर सोंग परिवार का व्यवसाय उसके हाथों में आ गया तो वो जल्द ही उसे बर्बाद कर देगा। उस समय आपका मान कहाँ रह जाएगा? दादी माँ, पिताजी सही कह रहे हैं।
मेरे बड़े भाई की स्थिति को देखते हुए अभी की शारीरिक हालत, अगर कंपनी में अचानक कुछ हो गया, वो इसकी जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगा? खासकर हमारे सारे पार्टनर और क्लाइंट, वे कैसे मान लेंगे एक अपाहिज को अपना नेता बनने के लिए? ये बिल्कुल सही है श्रीमती शिया, यह मामला सही कह रहे हैं। तुम लोग मुझे सचमुच पागल कर दोगे। बूढ़ा, ये सब तुमने खुद बुलाया है। माँ, डॉक्टर, मेरी दादी की हालत कैसी है? मरीज को लंबे समय से मन का दबाव है और इस बार तो सदमा भी लग गया है। स्थिति चिंताजनक है। आपको मेरी दादी को ठीक करना ही होगा। पैसे की कोई समस्या नहीं है। मरीज की उम्र बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि सबसे कुशल डॉक्टर भी आ जाए, उसका इलाज कर पाने का कोई भरोसा नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे। ये कैसे हो गया? वो सीधे अस्पताल में मर जाए तो बेहतर है। इस तरह मैं अभी जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मरीजों की एक बैठक बुलाओ। उम्मीद है कि इलाज का तरीका ढूंढ निकालेंगे। लेकिन तुम लोग पहले से ही मानसिक तैयारी कर लो। दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर मेरे लिए ढूंढ कर लाओ। समीर साहब, मैंने पहले ही आदेश दे दिया था। लेकिन डॉक्टर, कल से पहले नहीं आ सकते। नहीं। 10। दादी की हालत इतनी देर तक नहीं टिक सकती। सोंग टिंगुन, यहाँ दिखावे की श्रद्धा दिखा रहे हो। अगर तुम्हारी उन बेकार बातों की रोज फिक्र न होती, तो क्या बुजुर्ग बीमार पड़ते? क्या बूढ़ी माताजी इस हालत में आ सकती हैं? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इस अभागे और अशुभ व्यक्ति की वजह से। बुरे अंकल, तुम झूठ बोल रहे हो। दादी माँ तो सचमुच तुम लोगों की वजह से बेहोश हुई थी। तुम इस छोटे बच्चे को क्या पता? कौन नहीं जानता? बुजुर्ग माताजी सबसे ज्यादा चिंता सोंग टिंगुन की ही करती हैं, खासकर उसकी दुर्घटना के बाद। अगर बुजुर्ग माताजी ने जिद न की होती कंपनी की विरासत सोंग टिंगुन को देने की, तो क्या माताजी अभी अस्पताल में जीवन मृत्यु से जूझ रही होती? ये सब तुम्हारी वजह से है सोंग टिंगुन। जो हुआ वो सोंग जीवान, तुम्हें चुप रहना चाहिए। क्या क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ? तुम्हारे साथ हमेशा दुर्भाग्य ही रहता है। तुम एक अशुभ और हानिकारक व्यक्ति हो। कोई भी हो, तुम्हारे साथ रहकर बुरे अंजाम से नहीं बच पाता। शायद तुम्हारे पास का ये छोकरा भी तुम्हारी वजह से मरेगा। उस बदमाश चाचा की बातों पर ध्यान मत दो। फुयू को कोई मार नहीं सकता। फुकुयो तो लाउदुओ की छोटी शुभ तारा है। वह लाओ की बदकिस्मती बदलने आई है। और फुकुयो ये भी कर सकती है जिसे डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए। तुम एक छोटी सी लड़की हो, उसकी बीमारी कैसे ठीक कर सकती हो? ये तो बिल्कुल मजाक है। तो तुम पिता पुत्री दोनों एक जैसे हो। ये सब बेकार है। क्या तुम सच कह रहे हो? फुयू ने सच कहा है। हम जल्दी से दादी को बचाएं। डॉक्टर पहले ही चले गए हैं इलाज की योजना पर चर्चा करने। तुम लोग अभी क्या उपद्रव कर रहे हो? पापा, दादी की हालत अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। तुम फुयू को एक बार कोशिश करने दो। उसने एक बार मेरी जान बचाई थी। बकवास। अच्छे डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। वो छोटी सी बच्ची क्या कर पाएगी? मुझे यकीन है कि फुयू दादी को ठीक कर सकती है। हट जाओ। हट जाओ। मैं तुम्हारी इस बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे पिताजी को यहाँ से ले जाओ। मैं श्रीमान सोम साहब, माफ कीजिएगा। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। बस इतने से ही उसे अंदर जाने दिया। अगर ऐसा हो गया तो, अगर छोटी लक्ष्मी ने सच में दादी को ठीक कर दिया तो क्या होगा? एक छोटी सी लड़की कितना हलचल मचा सकती है? अगर बुजुर्ग माताजी अब वो मर चुका है, तो हम कह सकते हैं ये सब कुछ सोंग तिंगुन की वजह से हुआ। ये पूरा सोंग परिवार हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बस फायदा उठाना है। पुराने सोंग साहब, मैं वास्तव में मैं सचमुच रोक नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। फुयू दादी का इलाज कर रही है। धतेरे की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फुकुयमा अपनी दादी का इलाज कर रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे परेशान न करो। बकवास बंद करो। यह इलाज सिर्फ उंगली दिखाने से हो जाता है। क्या तुम इसे कोई खेल समझते हो? ये छोटी शैतान है। ये सब क्या हो रहा है? सचमुच भगवान मेरी मदद कर रहा है। छोटे दुष्ट, मुझे पता था तुम्हारे दिल में खोट है। अब देखते हैं तुम्हारे पास क्या कहने को बचा है। फुयू ने बस दादी माँ को मदद दी, सीने में जमे दर्द को बाहर निकालने में। दादी माँ जल्द ही होश में आ जाएंगी। अब भी जिद पकड़े हो क्या? सोंग जी युआन, मेरे सामने आ।
मैं तुम्हीं पर आ रहा हूँ। अगर तुमने उसे बढ़ावा नहीं दिया होता, दादी आज ऐसी नहीं होती। पापा, आपने देख लिया ना, अगर उन्हें ऐसे ही उपद्रव करने दिया, तो सोंग परिवार उसके हाथों बर्बाद हो जाएगा। पापा, अब हालात यहाँ तक पहुंच गए हैं। अगर कहें तो, सोंग परिवार के साझेदार जानते हैं कि हमारा सोंग परिवार में इतना विद्रोही व्यक्ति है, तो हमारे सोंग परिवार का सहयोग प्रभावित हो जाएगा। अब तुम बताओ यह मामला कैसे सुलझे? मेरी राय में, उसे सोंग परिवार से निकाल देना चाहिए। लेकिन तिंगड्यून आखिरकार, पापा, क्या तुम सिर्फ एक इंसान की वजह से पूरे सोंग परिवार की नींव बर्बाद कर दोगे? तुम्हारी बात भी ठीक है, तुम सब बुरे लोग हो। तुम्हें हक क्या है मुझे और लाउदो को भगाने का? किस आधार पर? तुम्हारे आधार पर। दादी को बेहोश कर दिया। फुयू ने कहा था, मैंने परदादी को ठीक कर दिया है। परदादी जल्द ही जाग जाएंगी। छोटे दुष्ट, तुम कहो तो जाग जाएं। क्या तुम समझते हो कि तुम स्वर्ग से उतरे हुए देवता हो? मुझे विश्वास है, फुयू निश्चित ही दादी को ठीक कर देगा। चुप रहो। अब तक तुम अभी इस बच्चे का बचाव कर रहे हो। मुझे लगता है जीवन सही कह रहा है। सोंग तिंगड्यून, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से शुरू करके तुम सोंग परिवार से निकल जाओ। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है मेरे प्यारे पोते को छूने की। प्यारे पोते, माताजी जाग गई हैं। माताजी जाग गई हैं। माताजी सचमुच जाग गई हैं। दादी, तुम जाग गई। फू, परदादी, छोटी फूयू, तुमने मुझे बचाया, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। ये फूयू का कर्तव्य था। और परदादी जाग गई हैं। पापा जी, आप जल्दी मत कीजिए। हमारी छोटी फूयू कितनी समझदार है। माँ, आप जाग गई। अगर मैं अब नहीं जागती, तो शायद मैं फिर कभी नहीं देख पाती अपनी मैं फिर कभी नहीं देख पाती अपनी प्यारे पोते और छोटी फूयू। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं। मैं खुद उठ सकता हूँ। मैं माँ, मैंने भी यही सोचा था। वे अभी तुम्हारा नुकसान कर रहे थे। बस करो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन मेरा ये दिमाग बिल्कुल साफ है। तुम लोगों ने अभी जो कुछ कहा, मैंने सब साफ साफ सुन लिया। तुम्हें तो बस सोंग परिवार की फिक्र है। उस अपने नाजायज बेटे को हमारे सोंग परिवार की विरासत दिलाना चाहते हो ना? मैं तुमसे कहती हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। दादी माँ, गुस्सा ना करो। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, दादी माँ गुस्सा नहीं करेगी। बूढ़े बदमाश, मैं तुम्हारी जान बख्शने का सोच रहा था। ये सब तुमने मुझे मजबूर किया है। फिर तू ही ये हानिकारक चीज है। फूयू तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जादू टूट गया है। अच्छा लगा। पर दादी, यह मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। ताबीज, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद छोटी फायू। धत तेरे की, लगता है ये बूढ़ी औरत किसी महान व्यक्ति की कृपा प्राप्त कर चुकी है। दादी, ये परिवार आगे बढ़ता है। हमेशा से योग्य व्यक्ति ही सर्वोच्च स्थान पाता है। अच्छा, तुम बड़े भाई को सोंग परिवार का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हो? हान, तो फिर हम अपनी क्षमता से साबित करते हैं। दादी, अगर बड़े भाई में वास्तव में क्षमता है, तो हम बड़े भाई के सोंग परिवार का उत्तराधिकारी बनने पर सहमत हैं। कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर क्षमता नहीं है, तो सच में जी युआन को ही सोंग परिवार का उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। आप सही कह रहे हैं पिताजी। हाँ, बिल्कुल सही। हाल ही में शेंग परिवार के साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। तुम दोनों में से यह सहयोग कौन करवा सकता है? एक्स माँ, आपको कैसा लगता है? तुम लोग याद रखना, जब तक मैं तिंगुन जीतूंगा, तुम सब मेरे सामने विनम्र रहना। चुप रहो। तीन यून, दादी जानती है तुम झगड़ना पसंद नहीं करते, लेकिन इस बार तुम्हें लड़ना ही होगा। जी युआन वो बच्चा दिल से बुरा है। उसके पिता, अगर हमारा सोंग परिवार उसके हाथ में गिर गया, मुंह, तुम और छोटी फुयू शायद जीने का रास्ता भी नहीं बचेगा। तो तुमने छोटी फुयू के लिए, अपने लिए, हमारे सोंग परिवार के लिए तुम्हें ही करना होगा। सोंग परिवार की संपत्ति मजबूती से अपने हाथों में रखो। मैं समझ गई दादी। परदादी को अलविदा कहो। अलविदा परदादी। बहुत अच्छा। छोटी फुयो, जब भी समय मिले तुम्हें अक्सर आना चाहिए। परदादी के साथ खेलने के लिए रुको। ठीक है ना? समझ गई परदादी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अध्यक्ष सोंग, मैंने सुना है कि अध्यक्ष सिंह पुरानी कलाकृतियां जमा करने का बहुत शौकीन है। अगर हम उनकी पसंद के अनुसार काम करें, तो क्या सफलता की संभावना थोड़ी अधिक नहीं हो जाएगी? कल कल ही एक नीलामी है। क्या ये सहयोग नहीं है? यह विचार अच्छा है। क्या आपको वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए? संत साहब, मैं आपके लिए काम करता हूँ। हमेशा पूरी तरह से समर्पित रहा हूँ। यह वेतन वृद्धि वो बहुत अशोभनीय लगेगा, है ना? फिर छोड़िए फूयू, चलो घर चलते हैं। ठीक है संत साहब, संत साहब, बढ़ सकती है।
बड़ाई संघ साहब। शेंगशी ग्रुप के शेंग साहब। पुरानी वस्तुओं का संग्रह करना बहुत पसंद है। कल की नीलामी। तुम्हें यह मौका जरूर पकड़ना चाहिए। कुछ और कीमती चीजों की बोली लगाओ। यह एक तरह की सिफारिश होगी, लेकिन नीलामी का तरीका ब्लाइंड बिडिंग है। अगर वो गांड सोंग तिंग्युन भी वहां जाएगा तो मुझे पूरी जीत का भरोसा चाहिए। मेरे पास एक तरीका है। यह मंत्र तुम्हें सब कुछ देखने की शक्ति देगा। लकड़ी के बक्से और पत्थर के संदूक, तेरी नजरों में सब पारदर्शी हो जाएंगे। इस चीज के साथ वो सारे खजाने मेरी मुट्ठी में होंगे। यह वस्तु फुकुयामा, इधर उधर न भागो। यह बहुत कीमती है। यह एक नीलामी है। यह कोई मनोरंजन पार्क नहीं है। पिताजी, यहाँ बहुत सारी हैं चमकदार चीजें। ये सभी बेशकीमती पुरानी वस्तुएं हैं। यह नीलामी हमें कुछ प्राचीन वस्तुओं की भी बोली लगानी है, ताकि शेंगशी समूह के साथ सहयोग बढ़ सके। पिताजी, आप क्यों इतने चिंतित दिख रहे हैं? आखिरकार यह नीलामी अंधे बक्से के रूप में है। इसमें भाग्य का बहुत बड़ा हाथ है। इन वर्षों में मैं हमेशा बदकिस्मत रहा हूँ। निवेश एक बार भी सफल नहीं हुआ। पिताजी, आप चिंता न करें। फुयू यहाँ है। इस बार आप जरूर भरपूर लाभ कमा सकेंगे। आप नीलामी के नियम भी नहीं जानते। आप क्या मदद कर पाएंगे? लेकिन फुयू के पास अलौकिक शक्तियां हैं। क्या इस होंग परिवार का वो बड़ा बेटा नहीं है? क्या वो बदकिस्मत नहीं है? वो इस तरह की जगह पर कैसे आया? वो दान करने आया है। इस सोंग बड़े बेटे के पास एक छोटी लड़की कैसे है? मैंने सोंग बड़े बेटे के बारे में नहीं सुना। इतनी बड़ी बेटी है। बिल्कुल सही। शायद आप सबको पता नहीं है। यह महिला मेरे बड़े भाई की बाहर रखी हुई अवैध बेटी है। पिछली बार अवैध बेटी को घर लाया था तो हमारी दादी जी लगभग मर ही गई। ये तो पता नहीं था। संत साहब ऐसे इंसान निकले। इसीलिए तो ये छोटी लड़की इतनी अनछुई लगती है। पता चला बाहर पली है। बेकार चीज है। मेरे ये बड़े भाई साहब सिर्फ घाटा उठाते हैं। इस बार अपनी अवैध बेटी को नीलामी में लाया है। शायद प्रदर्शन करने आया है। दानवीर बनने का कर्तव्य दिखाने। सोंग जीवान, अगर तुम नीलामी से बाहर नहीं किए जाना चाहते तो अपनी भाषा पर ध्यान दो। बड़े भाई, क्या मेरी यह बात गलत है? मुझे याद है तुमने इन सालों में जो पैसे गंवाए हैं वो लगभग एक नीलामी घर खरीदने के लिए काफी हैं। आज फिर दान करने आए हो। किसने कहा मेरे पिताजी पैसे नहीं कमाते? शेयरों से कमाई 8 लाख, पत्थरों से 12 लाख कमाए। चाचा, आपका गणित खेल शिक्षक ने सिखाया है ना? वो तो बस अंधी बिल्ली मरे चूहे से टकरा गई। मेरे भैया ये बदनसीब निकलते ही कुत्ते की लीद पर पैर पड़ गया। दांतों में फंसने भर भी नहीं। पिताजी, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी पीते भी कांटा अटक जाए। माननीय अतिथियों, कृपया ध्यान दें। नीलामी अब शुरू होने वाली है। समय रहते अंदर पहुंच जाएं। फुयू, चलो हम निकलते हैं। लगता है आज बदकिस्मत व्यक्ति कोई और है। पहले तुम्हारी खुशी का लुत्फ उठा लेने दो। मैं सबसे मूल्यवान पुरावशेष की तस्वीर लेने का इंतजार करूंगा। देखते हैं तुम अब भी हंस पाते हो या नहीं। सम्मानित अतिथियों, इस नीलामी में तभी खजाने को खोलकर देख सकते हैं। ब्लाइंड बॉक्स सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को मिलेगा। बॉक्स का खजाना पूरी तरह भाग्य पर निर्भर है। पहले पहले ब्लाइंड बॉक्स का स्वागत करते हैं। 10 लाख। ये डिब्बा तो एकदम अलग ही दिखता है। इसमें आखिर क्या होगा? अंधे डिब्बे खोलना तो बस किस्मत का खेल है। अगर अंदर की चीज बेकार निकली तो ये 10 लाख रुपए बर्बाद हो जाएंगे। अगर अंदर देख सकते तो अच्छा होता। 11 लाख, 10 लाख 20 हजार, 12 लाख, 18 लाख, 20 लाख। इस बार यह सच होगा। तुम बस देखते रहो। ये ताबीज मुझे दूरदृष्टि देगा। आज का खजाना मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। इसके अंदर, इस डिब्बे के अंदर, इस पीतल की मैल को देखो, कम से कम कई सौ साल पुरानी है। मैं 30 लाख देता हूँ। संजय साहब, आपकी दरियादिली देखिए। लगता है ये पहली नीलामी वस्तु आपको ही मिलेगी।
सोंग दूसरे साहब की किस्मत हमेशा अच्छी रही है। इस बार पता नहीं क्या खजाना निकलेगा। 3 लाख। क्या कोई और उच्च बोली लगाने वाला है? 3 लाख एक बार, 3 लाख 2 बार, 3 लाख 3 बार, बिक गया। छोटी सोंग मैडम को बधाई। ये सोंग राजवंश का कांस्य दर्पण है। कम से कम 8 करोड़ कीमत का है। ऐसा लगता है कि छोटी सोंग मैडम ने हमारे लिए एक शानदार शुरुआत कर दी है। देख लिया ना, मैंने आसानी से 50 लाख कमा लिए। तुम बदकिस्मत, इसके बारे में सोचना भी मत। तेरी यह किस्मत देखकर तू जीवन भर कभी नहीं कर पाएगा। ब्लाइंड बॉक्स से खजाना निकालना, ये तो बेईमानी से धोखा दे रही थी। अगर ऐसा है तो मैं छोटी फुयू कुछ उपाय करूंगी। अब यह वस्तु हमारी सबसे बेशकीमती निधि है। सहस्राब्दी चंदन लकड़ी का बक्सा। 3 मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन के अनुसार इसमें कम से कम एक वस्तु है। आधार मूल्य 1 करोड़। अरे बाप रे, चंदन लकड़ी का बक्सा पहले एक नीलामी में बिक चुका है। ऐसा लगता है वो जो सम्राट का शाही आदेश प्रकट हुआ। यह नक्काशी निश्चित ही प्राचीन राजदरबार की कारीगरी है। अमूल्य है। हान राजवंश का ये जेड फ्लास्क। मुझे याद है पहले एक ऐसा ही, वही जेड फ्लास्क 2 करोड़ की ऊंची बोली पर नीलाम हुआ था। इसके साथ सोंग तिंग्यून वो बेकार आदमी मुझसे कैसे होड़ कर सकता है? 12 लाख, 15 लाख। मैं 30 लाख देता हूँ। सीधा दोगुना कर दिया। छोटे मालिक सोंग, आप तो सच में दिल के बड़े हैं। ये खजाना सिर्फ मेरा हो सकता है। हे भगवान, छोटे सोंग साहब आसमानी लालटेन जलाने जा रहे हैं। चाहे मौजूद लोग कितनी भी बोली लगाएं, वो हमेशा एक कदम आगे रहेगा। ये तो किसी भी कीमत पर वाली बात है। फुयू, चूंकि सोंग जीवन दृढ़ है, तो हमें उससे प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं। पैसे बचाओ, बाद में मौका मिलेगा। ये तो हान राजवंश का एक जेड वेस है। 30 लाख। फुयू, तुम क्या कर रहे हो? अब इसे फुयू पर छोड़ दो। बस बैठो और तमाशा देखो। छोटे दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुकाबला करने की? चलो देखते हैं आखिर में हंसता कौन है। 35 लाख, 38 लाख, 40 लाख। अंकल, आपने कीमत इतनी कम क्यों बढ़ाई? क्या पैसे कम पड़ गए हैं? पैसे ना हो तो जबरदस्ती न करें। हम सब एक ही परिवार के हैं। जब मेरे पिताजी इसे खरीद कर लाएंगे, तुम्हें कुछ पल और देखने को मिल जाए। 50 लाख। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं? मैं तो बस तुम्हारे लिए कुछ सम्मान बचा रहा था। इस बार मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। 60 लाख। तुम पागल हो गए हो। हमारे पास बस इतने ही पैसे हैं। हमारी फंडिंग की कड़ी टूट जाएगी। मूर्ख। बस मुझे ये खजाना मिल जाए। सोंग परिवार की उत्तराधिकारी हमारी हो जाएगी। अपने मेकअप और गहने ले लो। सब कुछ निकाल दो। लेकिन अगर हम असफल हो गए? कोई लेकिन नहीं। क्या ये चीज वाकई इतनी कीमती है? छोटे सोंग साहब, ये तो पूरी जमा पूंजी लगा दी है। सोंग भाइयों में आपसी झगड़ा शुरू हो गया। अब तो मजा आएगा। मेरे पिताजी ने दिया है 70 करोड़। 8,000। 80 करोड़। चाचा, आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं? बहुत उदास लग रहे हो। अगर पैसे कम पड़े तो मेरे पिताजी से उधार ले लेना। 90 करोड़। 1 करोड़। मैं 1 करोड़ देता हूँ। ये खजाना जरूर मेरा होगा। चाचा, चूंकि तुम्हें इतनी चाह है, तो फुयू तुम्हें देता हूँ। फुयू, तुम अभी तक बहुत चाह रहे थे। अब हार क्यों मान रहे हो? फुयू तो वैसे भी नहीं चाहती थी। वो बुरा अंकल है। अभी पापा के बारे में बुरा बोला। बस उसे ज्यादा पैसे खर्च करवाना चाहती थी सबक सिखाने के लिए। अरे तू ये छोकरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा करने की? तू ये छोटा शैतान। नीलामी बोली। ईमानदार प्रतिस्पर्धा। बुरा अंकल, हमने देखा तुम सचमुच चाहते थे, इसलिए तुम्हें दे दिया। तुम्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। ये छोटे सोम साहब के लिए एक चुपचाप सही गई हानि है। हाँ, इस छोटी लड़की ने उकसाया। करोड़ों अधिक निकले। 1 करोड़ पहली बार, 1 करोड़ दूसरी बार, 1 करोड़ तीसरी बार। बिक गया। वाह, वाह। हान राजवंश का ड्रैगन नक्काशी वाला जेड वेस कम से कम 2 करोड़ कीमत का है। ये तो राष्ट्रीय खजाने जैसी पुरावशेष है। भले ही मैंने कुछ करोड़ ज्यादा खर्च कर दिए, मैं फिर भी मुनाफे में हूँ। जब मैं ये हान राजवंश का जेड वेस श्री शेंग को भेंट कर दूंगा, तुम्हें विरासत के अधिकार के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करने का क्या अधिकार है? फूयू, अगर हमें पहले पता होता कि यह हान राजवंश का जेड फूलदान है, तो हम जरूर कोशिश करते। यह शायद इस नीलामी में सबसे मूल्यवान संग्रह है।
लगता है शेंगशी समूह का सहयोग सोंग जीवान छीन लेगा। पति, बहुत बढ़िया। फोक्यू को पहले से पता था अंदर एक जेड की बोतल है, फिर उसे इतनी आसानी से क्यों दे दिया? पापा जल्दी मत करो। बुरे अंकल, यह एक कब्र का सामान है, यह उपहार में देना अशुभ है। क्या तुम्हें पता है प्राचीन वस्तु क्या होती है? क्या तुम्हें पता है प्राचीन वस्तु क्या होती है? इतनी कीमती चीज। फुयो झूठ नहीं बोलती। यह जेड का बर्तन जमीन में दबा हुआ था 2000 से भी ज्यादा साल। इसमें बहुत नकारात्मक ऊर्जा समा गई है। इसे लंबे समय तक अपने पास रखो, ये तुम्हारी आयु कम कर देगा। मेरे ख्याल से तुम सिर्फ जल रहे हो इस हान राजवंश के जेड वेस को बदनाम करने के लिए। अगर तुम फिर बकवास बोले तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो एक घूंट पानी पीकर देखो। कोशिश करो तो करो, किससे डरते हो? देख लिया ना, जब मैं सोंग परिवार पर कब्जा कर लूंगा तुम सबको सोंग परिवार से बाहर निकाल दूंगा। क्या उसने क्या कहा? हे भगवान, क्या हुआ? ये बातें ऐसे ही कही जा सकती हैं। हे मेरे भगवान, क्या तुम पागल हो गए हो? ये कहीं कोई लाइलाज बीमारी तो नहीं? तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? जियान, तेरी नाक, तू बोलता क्यों नहीं? मुझे आखिर हुआ क्या है? तेरी नाक से खून बह रहा है। रक्त अनुनाद, ये तो केवल दफन सामग्री में होता है। और इस गति को देखो, मृतक बूढ़ा था। हे भगवान, इतनी अशुभ चीज। वो इसे व्यापार वार्ता में ले गया। ये खजाना है, यह 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। अपनी मौत को बुलाने वाला ताबीज है। चाचा, आप दोबारा सोचिए, अगर यह चीज टूट गई तो इसके अंदर की नाराजगी हमेशा आपका पीछा करेगी। आप इसे वापस ले जाइए। उसे सिरदर्द होने दो, हम दूसरी नीलामी वस्तु देखते हैं। अब इस नीलामी की आखिरी संग्रहण पेटी है। आरंभिक बोली 50 लाख। बस यह एक लकड़ी का डिब्बा है। 50 लाख की कीमत कैसे? ये तो पैसे के लिए पागल हो गया है। कौन सा अच्छा इंसान अपना खजाना लकड़ी के डिब्बे में रखेगा? पिताजी, ये डिब्बा बहुत असाधारण है। इतना ज्यादा कि बहने लगेगा। हम यही खरीद लेते हैं। ठीक है, मैं फुयू की सुनता हूँ। 1, ये बेकार डिब्बा 10 लाख तक पहुंच सकता है। उस लड़की ने बस एक बार कहा और 10 लाख खर्च कर दिए। श्री सोंग उस पर बहुत मोहित हैं। बिल्कुल सही। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, ये डिब्बा बेकार सी पेंटिंग है, टॉयलेट पेपर की तरह। मेरे पिछवाड़े को रगड़ेगी। तुमने 1 करोड़ खर्च किए। क्या तुम पागल हो गए हो? अंकल की नजर खराब है। इसके अंदर की चीज, ये तुम्हारे उस टूटे हुए जेड बोतल से कहीं बेहतर है। मुझे फुयू पर विश्वास है। जो भी चीज फुयू को पसंद हो, करोड़ों रुपए और खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? 1 करोड़ दूसरी बार। बधाई हो मिस्टर सोंग। आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। यह नीलामी समाप्त हो गई है। चलो चलें, चलो चलें। भैया, यह क्या हो रहा है? डिब्बा खोलकर सामान नहीं देखोगे? क्या डर लग रहा है? सबके सामने शर्मिंदा होने का डर है ना? जरूरत नहीं है। फू यू को जो पसंद है, चाहे अंदर कुछ भी हो, मुझे लगता है कि यह सही है। इतना औपचारिक मत बनो भाई। आखिरकार यह एक तोहफा है शेंगशी ग्रुप के मिस्टर शेंग से मिलने के लिए। मैं तुम्हारे लिए इसकी कीमत जानता हूँ। यह एक आधुनिक ग्राफिटी पेंटिंग है। दादा, मुर्गी चावल चोंच रही है। ये भी तो बेकार है। सॉन्ग दूसरे बेटे की बात सच निकली। ऐसी एक बच्चे की बनाई ग्राफिटी पेंटिंग ऑक्शन में भी लोकप्रिय हो सकती है। ये सॉन्ग साहब तो हमेशा की तरह बदकिस्मत ही रहे। कैसी बदकिस्मती? वो सॉन्ग साहब बस इस छोटी लड़की को खुश करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया।
ये तो बिल्कुल अविवेकी है। भैया, आप तो हमेशा की तरह नजर ही कमजोर है। लगता है शेंगशी ग्रुप के साथ सौदा हमारा हो गया। तुम सबकी नजर चूक गई। अंदर एक एंट्रीवे भी है। इसमें तो कुछ छुपा हुआ है। इस हस्ताक्षर को देखो। ये पूर्वी जिन राजवंश के वांगशिजी की मूल कृति है। वो पूर्वी जिन राजवंश के वांगशिजी की मूल कृति है। ये सचमुच असली है। शांति पत्र का उत्तरार्ध खंड। ये 3 साल पहले शांति पत्र का पूर्वार्ध खंड 3 करोड़ की ऊंची कीमत पर बिका था। यह उत्तरार्ध खंड तो बेशकीमती खजाना है। अब सोंग तिंगयू ने खूब कमाई कर ली है। तुम्हें क्या हुआ है? अब सोंग तिंगयू ने खूब कमाई कर ली। शेंगशी ग्रुप के साथ सहयोग तय हो गया। उत्तराधिकारी अब उसी का होगा। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे बड़े भाई जैसा बदकिस्मत इंसान कैसे संभव है इतना बड़ा फायदा उठाना? बुरे अंकल, अब पता चला कि असली बदकिस्मत कौन है। क्या फुयू तुम्हारी किस्मत बताए आगे और क्या बुरा होगा? सोंग साहब, सोंग साहब रुकिए। ये संग्रहण वास्तव में हमारी पहचान में गलती थी। हमारी नीलामी घर इसे वापस खरीदने को तैयार है। 5 गुना कीमत पर वापस लेने को। ये फुयू ने मेरे लिए चुना था, एक तोहफा। तुम सबने मिलकर षड्यंत्र रचा है। मुझे धोखा दिया है ना? लगता है इस बार भी हम एक कदम आगे हैं। चलो शेंग साहब से सहयोग की बात करते हैं। थाई, ये सहयोग जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं सोंग समूह के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही हम इसे ले आए हैं, फिर भी पूरा विश्वास नहीं है। तुम्हें एकदम शांत रहना होगा। बिल्कुल भी बेकार की बात मत करना। फुलकुमारी को पता चल गया है। माफ कीजिएगा। इतनी रात को आपको तंग कर रहा हूँ। ये बच्ची कौन है? वो मेरी बेटी है। उसका नाम फुलकुमारी है। नमस्ते शेंग अंकल। आपका ऑफिस कितना सुंदर है। यह नीले सफेद चीनी मिट्टी का फूलदान। फूयू बहुत समझदार है। उसकी नजर भी बहुत अच्छी है। ये फूलदान वास्तव में मिंग राजवंश की असली वस्तु है। मैंने बहुत पहले सुना था कि श्री शेंग को पुरातन वस्तुओं का बहुत शौक है। यह नीलामी हमें वांग शिजी की असली पेंटिंग मिल गई है। कृपया इसे देखिए। संग जी, आपने बहुत ध्यान रखा। पहले शेंगशी ग्रुप ने हमारे सोंग परिवार को भी बहुत दिलचस्पी है। मैं नहीं जानता कि शेंग जी आप 1 मिनट रुकिए। शेंग जी, मुझे सचमुच खेद है। मेरे घर में कुछ जरूरी काम आ गया है। मुझे वापस जाना होगा। आज मैंने आपका अच्छे से स्वागत नहीं किया। आगे कोई मौका मिला तो ऐसा लगता है शेंगशी के साथ हमारा सहयोग असफल होने वाला है। फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। अंकल शेंग को अलविदा कहो। अंकल शेंग, घर मत जाइए। पहले अस्पताल चलते हैं। आपकी पत्नी और बच्चे खतरे में हैं। आप क्या कह रहे हैं? अभी अंकल। फुयू ने देखा अंकल का माथा काला पड़ गया है। यह एक दुर्घटना का संकेत है। फुयू ने तुम्हारे लिए भविष्यवाणी की है। तुम्हारी पत्नी और बच्चे खतरे में हैं। भविष्यवाणी अस्पताल की ओर इशारा करती है, घर की ओर नहीं। माफ कीजिए श्री सिंह। फुयू को आमतौर पर ऐसी बातें कहना पसंद है। वो रहस्यमय और अलौकिक चीजों के बारे में बात करती रहती है। बच्चे की बातों में कोई बुराई नहीं होती। तुम फिर भी बुरा मत मानो। ये तो मैंने सोचा नहीं था। फुयू को ये सब पसंद है। लेकिन फुयू, तुमने गलत हिसाब लगाया। चाचा की शादी जरूर हुई है, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। फुयू ने गलत नहीं देखा होगा। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? वे अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। फुयू, चाचा न केवल भविष्य में भी शायद न हो। पहले अस्पताल की जांच में पता चला मेरी पत्नी के गर्भवती होने की संभावना 1% से भी कम है। शेंग साहब, माफ कीजिएगा। जल्दी से शेंग साहब से माफी मांगो। कोई बात नहीं। बच्चे का इरादा तो अच्छा था। नहीं शेंग चाचा, आपकी पत्नी वाकई गर्भवती है और भविष्य में आपके पास न सिर्फ बच्चा होगा, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बेटी दोनों हैं। शरारत मत करो। बड़ों से बात करना बहुत मुश्किल है। अंकल सिंह, क्या उसने अभी तुम्हें बताया? तुम्हारे घर की वो औरत सीढ़ियों से गिर गई, पैर में मोच आ गई है। तुम्हें जल्दी से वापस आने को कहा है। तुम्हें कैसे पता? मैंने कभी नहीं। और मुझे ये भी पता है चाचा के घर वाली वो औरत शायद तुम्हारी पत्नी नहीं है ना? वो बिल्कुल नहीं है। उसका उपनाम जो है। वो मेरे पिता के साथी सैनिक की अनाथ संतान है। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। इसलिए मैंने हमेशा उसे अपने पास रखा। उसे अपने घर में रहने दिया। तुमने हमेशा उसे अपने घर में रहने दिया।
क्या तुम्हारी पत्नी को कभी गुस्सा नहीं आता? मैंने हमेशा उसे अपनी असली बहन की तरह माना है। मेरी पत्नी भी समझ सकती है, लेकिन अब हालात ये हैं। वो बुरी आंटी तुम्हारी पत्नी को खुद सीढ़ियों से धकेल दिया, खुद भी गिर गई और रोने धोने लगी। तुम्हारी सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही है। ये कैसे मुमकिन है? छोटी जुहो का दिल बहुत अच्छा है। ऐसा इंसान नहीं हो सकता। तुम मुझ पर भरोसा करो। अब तुम्हारी बीवी और खतरे में है। वो बुरी आंटी न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि चोट का नाटक करके तुम्हें बेवकूफ बना रही है। कह रही है कि तुम्हारी बीवी ने उसे धक्का दिया। अगर तुम यकीन नहीं करते तो अभी कर सकते हैं। बुरी आंटी को फोन करके पूछते हैं। भैया सिंह, आप दीदी को दोष मत दीजिए। दीदी बस मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। इस दौरान मैं आपके घर रहूंगी। आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। मैं अभी चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे रिश्ते में दखल नहीं दे सकती। पति पत्नी का प्यार तो वो फूयू के साथ बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने कहा था। लगता है ये छोटा जो सचमुच कुछ छुपा रहा है। जब तुम ऐसा कह रही हो तो अब मैं भी तुम्हें नहीं रखूंगी। कल तुम यहाँ से चले जाना। शेंग दादा, क्या तुम मुझे रोकोगे नहीं? तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है। क्या तुम कोई छोटे देवता हो? शेंग चाचा, हमें जल्दी से अस्पताल जाना चाहिए। तुम्हारी पत्नी की सेहत अभी सबसे जरूरी है। तुम ही हो। हाँ हाँ हाँ, अस्पताल के लिए गाड़ी तैयार करो। फूयू ने सच कहा था। मेरी पत्नी वाकई गर्भवती है। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर से लाते मेरी पत्नी और बच्चा। बस इतना ही। बधाई हो शेंग साहब। ये सब फूयू की बदौलत है। अगर फूयू ने याद न दिलाया होता, मुझे जीवन भर पछतावा होता। हम शेंग चाचा की मदद कर सके। पापा और मैं दोनों बहुत खुश हैं। सॉन्ग साहब, आपका भाग्य सचमुच शानदार है। काश मेरी एक बुद्धिमान और प्यारी बेटी होती। संजय जी, मैं आपके आने का कारण जानता हूँ। संजय ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है जो सदा से हमारे समृद्धि समूह के साथ काम करना चाहता है। ये प्रोजेक्ट का अनुबंध है। इसमें कई विशेष लाभ हैं। मैंने पूरी कोशिश की है। यह मेरी ईमानदारी दिखाने का तरीका है। धन्यवाद श्रीमान सिंह। कोई जरूरत नहीं। जरूर करें। तो फिर फूयू को धन्यवाद दीजिए। पहले सोंग परिवार के साथ साझेदारी के बारे में मुझे वास्तव में संदेह था, लेकिन अब सोंग साहब के साथ काम करके मुझे बहुत संतोष है। फूयू जैसे चतुर और प्यारे बच्चे को पाल सकते हैं। सोंग साहब का चरित्र निस्संदेह उत्तम है। सहयोग आनंददायक रहे। सहयोग आनंददायक रहे। मैं पहले काम में लगता हूँ। पापा, इस तरह से क्या तुम्हें अब अपने पिछले कामों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी? सोंग परिवार को कभी नहीं सौंपा जा सकता। सोंग जीवान के हाथों में उसकी मनमानी के लिए मुझे ही यह जिम्मेदारी संभालनी होगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया छोटी फूयू। बिल्कुल, मैं तो एक छोटी सी शुभकामना हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इस नन्हे शैतान ने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। मैं उसे जरूर मार डालूंगी। क्या हुआ है? नीलामी फिर से विफल रही। शुरुआत तो बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन ये छोटा बच्चा एक पल कहता है कि मेरी खरीदी हान राजवंश की जेड वेस अशुभ वस्तु है। फिर दूसरे ही पल परत के अंदर से वांग शिजी की असली पेंटिंग निकालता है। मेरे सारे पुराने सामान को मात दे देता है। मैंने इतने पैसे खर्च किए, लेकिन एक ऐसा लेकर आया। वो सोंग टिंगुन ने सारा शोहरत हड़प लिया। अब तो बस हो गया। उसे जरूर मिल गया होगा। शेंगशी ग्रुप का वो करार, मेरी विरासत का अधिकार। अब मेरे लिए कुछ बचा ही कहाँ है। उस साल मैंने कितनी मेहनत की थी तुम्हें सोंग परिवार में भेजने के लिए। यही तो मकसद था, सोंग परिवार की विरासत का। क्या तुम चाहते हो कि मैं इन 20 सालों की छल और प्रतीक्षा सब व्यर्थ चली जाए? बेकार की चीज। पता नहीं तुम किसके हो। कब्र का सामान कहाँ है? सोंग तिंगयुन बस एक आम आदमी है। उस साल मैं उसे अधरगा बना सकता था। अब मैं इस जेड बोतल से उसकी जान ले सकता हूँ। लेकिन वो छोटा बच्चा बहुत अजीब है। उसका मुंह मानो जादुई हो। तुम उससे निपटो। इस शीशी में भरा हुआ है भारी मात्रा में दुर्भावना। बिल्कुल सही, मैं इसका उपयोग करूंगा उस छोटी लड़की से निपटने के लिए, भले ही वो स्वर्ग की देवी हो। मैं उसे राख में बदल दूंगा। अच्छा,